ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। कारण कि नाम है टॉपिक का हमारा प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सिद्धांत को दिया था। उससे पहले थोड़ा प्रकाश की प्रकृति के बारे में, उनके गुण और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, वो देखते हैं क्या है प्रकाश की प्रकृति, सबसे पहले पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या दिया है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति में देखिए, इसके पहले हम किरण प्रकाशी की पढ़े हुए हैं। और किरण प्रकाशिकी में चर्चा किया गया था कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में चलता है। लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो प्रकाश जो है वह तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग के रूप में चलता है। ठीक है ना, तो वो तरंग के ऊपर सिद्धांत जो दिए हैं, तरंग के ऊपर दिए हैं। तो भाई उसी तरह से यहाँ से देखिए प्रकाश का परिभाषा पहले ही बता चुका है, और यहाँ पर भी थोड़ा एक बार देख लीजिए प्रकाश क्या होता है। तो आपने पढ़ा भी है कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों के प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। मतलब कि जब भी क्या होता है प्रकाश जो है हमारी आंखों में जाता है, तो प्रकाश के आंख के अंदर जो है प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है, वो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो है उस प्रकाश को अवशोषित करके ले करके हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, तो ही हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जब तक प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक नहीं जाता है, तब तक उस वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए अगला है प्रकाश के संबंध में अनेक तथ्य ज्ञात है, बहुत सारी बातें हमें पता है। ठीक है ना, जो हम कुछ पढ़ भी चुके हैं, कुछ पढ़ना भी अभी बाकी है, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अच्छा वाला है कि प्रकाश जो है क्या दे रखा है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। पहले भी पढ़े, अभी पढ़े, प्रकाश क्या होता है सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। आपको पता है कि प्रकाश भाई हवा में, जल में, कांच में तो चल ही सकता है, लेकिन निर्वात मतलब जहाँ पे हवा भी नहीं है वहां पर भी चल सकता है। भाई इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश में परिवर्तन होता है। आपको पता है कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। वो हमने पढ़ा है जी। प्रकाश में अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। पढ़े भाई कि जब प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, जब क्या होता है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये भी पढ़े हैं जी। ये सब घटनाएं हमने पढ़ लिया है। अब कुछ घटनाएं हैं जैसे कि व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, जो इससे टॉपिक के बाद आएगा, मतलब हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ लेंगे तो आगे आएगा, पढ़ेंगे। व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। प्रकाश का विवर्तन ये खुद अपने आप में एक चैप्टर दिया है, पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये खुद अपने आप में एक चैप्टर है। ये भी जो पढ़ा रहे हैं ये भी अपने आप में एक चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, तो समझो कि ऐसे ऐसे हमें 3 चैप्टर और पढ़ेंगे तब जाकर के जो चैप्टर दिया है विद्या में वो खत्म हो पाएगा, या किताब में जो दिया वो खत्म हो पाएगा। समझ गए ना, 3 चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बाद से नाभिक वाला आएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, नाभिक परमाणु उसके आगे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले हाइगेंस का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। ये क्या है, ये आपका है, आपका प्रकाश के गुण है या उसके लक्षण बोल सकते हैं, प्रकृति है उसके। ठीक है ना, आज ये हाइगेंस के सिद्धांत को समझने के लिए एक टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है तरंगाग्र। क्या नाम है, तरंगाग्र। देख रहा ना, तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है, जिसे हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हाइगेंस का तरंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से इसी पर जो है निर्भर है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर। देखो भाई क्या होता है, समझो। मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक माध्यम है, यहाँ पे हवा है ना, क्या यहाँ पे हवा है। हवा में क्या करते हैं, एक हम पृष्ठ खींच देते हैं, मतलब 4 मीटर लंबा खींच दिए और 2 मीटर चौड़ा, एक पृष्ठ हो गया ना। एक लाइन खींच दिए, पतला, एकदम पतला लाइन खींच दिए। ठीक है, कागज की एकदम पतला है, उससे भी पतला मान लो, एकदम पतला है। ठीक है, अब उस पृष्ठ पर हवा के कण जितने भी होंगे, जितने भी कण है, मान लेते हैं कि सब समान कला में है। समान कला का मतलब है कि वह एक साथ कंपन कर रहे हैं, कंपन की समान कला में है। तो हम उस पतले पृष्ठ को क्या बोल सकते हैं, तरंगाग्र बोल सकते हैं। जब किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। मतलब कि एक माध्यम है, उसमें हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिए हैं और उस पृष्ठ के जितने भी कण है वो क्या है, कंपन की समान कला में है। तो वैसे पृष्ठ को, जो खींचा गया पृष्ठ है, वैसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। मतलब कि तरंगाग्र का मतलब ही समझिएगा कि उसके हर एक कण कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे समझाएगा। देखो क्या, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे
जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंगाग्र लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? तरंगाग्र। ठीक है ना, वेव फ्रंट बोलेंगे। समझ में आया ये बात? तरंगाग्र की परिभाषा है। अब देखो हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगांग सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तरंगाग्र का परिभाषा ही उसका पहला सिद्धांत है। तो अगर यहाँ पे ये याद होता है तो तुम्हारा पहला सिद्धांत भी याद है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या दिया है। दिया यहाँ पे समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक तरंगाग्र है, एक पतला सा पृष्ठ दिया गया है। ठीक है, एक तरंगाग्र है। तो कह रहा है कि जो तरंगाग्र होगा ना, जिस दिशा में तरंग चलेगा उसके ठीक क्या होगा? लंबवत होगा। कितना डिग्री बनाएगा भाई? 90 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। मान लीजिए तरंग चल रहा है, ऐसे तरंग चल रहा है, ये तरंग है, ये मतलब कि ये तरंगाग्र है, ये चल रहा है ऐसे, तो तरंग चलने की दिशा के ठीक लंबवत होता है कौन? तरंगाग्र। अगर तरंगाग्र ऐसे हो जाएगा तो भाई तरंग ऊपर की तरफ चलेगा या ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है ना, तो हमेशा लंबवत होता है। कौन कौन लंबवत होगा? तरंगाग्र और तरंग चलने की दिशा इनके बीच। अच्छा, अतः तरंगाग्र की अविलंबवत खींची गई रेखा, करके जो रेखा हम खींच रहे हैं, ये रेखा क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण। जो किसको बताएगी? तरंग चलने की दिशा को बताएगी कि तरंग उसी दिशा में चल रहा है। ये जो लाइन खींचा गया है इससे पता चल रहा है कि तरंग इसी दिशा में चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है? तरंगाग्र। दूसरा पढ़ा है कि तरंगाग्र होता कैसे? तो तरंगाग्र हमेशा जो है जिस दिशा में तरंग चलता है उसके ठीक लंबवत होता है। तरंग चलने और तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे बात हमें समझ में आया है। मतलब इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ यह होगा कि हमें तरंगाग्र बनाने में आसानी होगी। जैसे कि आइए यहाँ पे आइए बनाते हैं थोड़ा सा पहले तरंगाग्र। अब तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार, ठीक है ना, के प्रकार। कितने प्रकार के तरंगाग्र हो जाएंगे? तो ध्यान रखिए तरंगाग्र 3 प्रकार के होंगे। समतलीय तरंगाग्र, ठीक है ना, दूसरा बोल सकते हैं गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना, इसको हम मान देंगे गोलीय तरंगाग्र। और एक होता है बेलनाकार, ठीक है ना, तरंगाग्र हो जाएगा। 3 तरह का तरंगाग्र होगा। समतल में कैसा होगा? तो मान लीजिए समतल में तरंगाग्र जो है बनाना है, समतल पहला वाला बनाना है, तो भाई तरंग मान लीजिए ऐसे चल रहा है, इधर चल रहा है, तो जो तरंगाग्र होगा हमेशा ऐसे होगा। कई सारे हो सकते हैं। पहला तरंगाग्र ये हो गया, दूसरा तरंगाग्र ये मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए इसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये तरंग निकल रहे हैं इससे। ठीक है, ये कैसा है? समतल तरंगाग्र है। ठीक है, ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा। ऐसे भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये तरंग चल रहा है और ये ऐसे समतल है, देख रहे हैं ना भाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, समतल तरंगाग्र है कि नहीं है? अच्छा, गोलीय तरंगाग्र कैसे हो जाएगा? गोलीय तरंगाग्र जो है, आ जाइए भाई, एक मान लीजिए कि एक बल्ब है जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश सभी दिशाओं में निकलेगा ना, सभी दिशाओं में निकलेगा। हमने क्या किया भाई, ऐसे गोला बना दिया, लो भाई, ठीक है, ये गोला बना दिया, तो ये पहला तरंगाग्र मान लो। इस तरंगाग्र के प्रत्येक कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। भाई दूसरा मान लीजिए, ठीक है भाई, दूसरा मान लीजिए कि भाई इसके क्या होंगे? इसके कंपन के समान कला में होंगे। तो पहला तरंगाग्र, दूसरा कहाँ? इसको बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? गोलीय तरंगाग्र। जो तरंग चल रहा है क्या होता है? वो हमेशा जो है लंबवत होता है तरंगाग्र के, होगा। और एक है बेलनाकार। बेलनाकार में क्या होगा भाई? ट्यूबलाइट वाला मान लीजिए, ट्यूबलाइट ऐसा बल्ब मानिए जिससे प्रकाश क्या हो रहा है? सभी दिशा में निकल रहा है। प्रकाश इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, अंदर की तरफ भी निकल रहा है। बस निकल रहा है तो ऊपर तक हम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे बेलन बना देंगे। क्या बना देंगे? बेलन। बेलन बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेलन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरंगाग्र कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। तो 3 तरह का तरंगाग्र होगा। ठीक है ना, 3 तरह का तरंगाग्र होगा। वही यहाँ पे दे रखा है आपका।
देखिए वही इसको दिखा रहा है, समतलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना। 3 तरह का तरंगाग्र होगा, बना लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो तरंगाग्र प्रकार हो गया। आगे आइए, पढ़ना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है, थोड़ा पहले इसकी भूमिका जानेंगे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो भाई हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सिद्धांत को दिया था। भाई प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 में किया था। उसके बाद से भाई इनके अनुसार क्या मानते हैं, हाइगेंस क्या मानते हैं? तो हाइगेंस जो है प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। इनका ही मानना था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अच्छा, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं। मतलब जिस चाल से प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी चाल से तरंग चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रकाश सरल रेखा में चले तो, प्रकाश तरंग के रूप में चले तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है। अच्छा, और चीजें समझो कि भाई आप, हमने क्या पढ़ रखा, हमने 11 में पढ़ा है कि तरंग अगर है, क्या है? तरंग अगर है तो तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग बिना माध्यम का नहीं चल सकता है। ऐसे तो सूर्य जो है कहाँ है? वो निर्वात में स्थित है, अंतरिक्ष में है ना। वहां से प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है तो भाई जो मतलब कि जो अंतरिक्ष, वहां पे हवा भी नहीं है तो वहां पे निर्वात है। तो प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश तो वहां से अंतरिक्ष होते हुए आ रहा है, निर्वात से होते हुए आ रहा है। तो भाई अगर हम मानते हैं कि भाई अगर प्रकाश तरंग है, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो प्रकाश तो निर्वात से भी चल के आ रहा है, तो उसको तो नहीं चलना चाहिए था। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सिद्धांत गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात से होकर आ रहा है और प्रकाश को हम क्या मान रहे हैं? तरंग मान रहे हैं, और तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो एक तरह से तो गलत हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने माना कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही हल्का, एकदम भारहीन, पूरे माध्यम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो नाम है उसका ईथर। ईथर नामक माध्यम को माना कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एक ईथर नामक भारहीन बहुत ही पतला गैस जो है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और कहीं इन्होंने माना कि कहीं भी इस पूरे धरती पर, पूरे दुनिया में कहीं भी निर्वात है ही नहीं। इनके अनुसार इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कि माना कि ईथर नामक क्या है? एक पूरा जो है माध्यम है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब क्या हो रहा है? प्रकाश निर्वात से भी आएगा तो वहां पे निर्वात नहीं है, वहां पे ईथर नामक एक माध्यम है जो एकदम भारहीन माध्यम है। अब वहां माध्यम बन गया, अब इसको हम तरंग मान सकते हैं। तो ईथर नामक माध्यम मान करके इन्होंने इस पूरे सिद्धांत का व्याख्या किया था कि भाई ये प्रकाश तरंग है और तरंग के रूप में वो चलता है, संचित करता है। और किस चाल से चलता है? तो प्रकाश की चाल से चलता है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आइए यहाँ पे मेन सिद्धांत ये सिद्धांत ये कुछ नहीं है, इसको याद करने की उतना आवश्यकता नहीं है। ये मेन सिद्धांत है, अगला वाला ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है। हेडिंग ही आता है, क्वेश्चन ही आता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत क्या है, प्रतिपादित कीजिए या व्याख्या कीजिए उसका, ठीक है ना। मेन सिद्धांत ये है। तो देखो भाई, हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं, नाम दिया है द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत, 3 पॉइंट इसमें याद रखना है हमें। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जब, वही है तरंगाग्र की परिभाषा है। हमने बोला ना कि पहला पॉइंट क्या है? तरंगाग्र का परिभाषा है। तो भाई पहला पॉइंट परिभाषा अगर लिख देते हैं तो बन जाता है। तो देखो क्या लिख रहा है? जब कोई कंपन स्रोत तरंग उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में हो, एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। मतलब वही बात है, थोड़ा सा परिभाषा को घुमा दिया है कि भाई माध्यम का, ठीक है ना, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें, मतलब कि माध्यम के भीतर एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए, या वह पृष्ठ जिसमें क्या हो? सभी कण एक ही कला में कंपन कर रहे हो, मतलब समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। या इसको मिटा करके जो परिभाषा तरंगाग्र लिखा गया उसी को लिख दीजिएगा। सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इसके जगह पे वो भी लिख सकते हैं, चाहे इसके उसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक ही बात लिखा है, कह रहे कि स्थित सभी कण एक ही कला में है या कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। तो भाई माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वही बात यहाँ पे कि भाई फिर वही बात कि जो तरंग जो चलता है, तरंग जो चलता है जिस दिशा में चलता है उसके ठीक लंबवत तरंगाग्र होता है ना। वही बात लिख रहा है, ठीक है ना। ठीक, उसके लंबवत सिद्धांत में भी लिखेंगे
उसके ठीक लंबवत होता है। जिस दिशा में तरंग चलेगा तरंगाग्र क्या होगा, उसके हमेशा लंबवत होगा। क्लियर? पहला सिद्धांत लिख लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाइए, दूसरा पॉइंट ही द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि माध्यम में, ठीक है ना, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, अब ध्यान रखना है हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार जो है जो प्रकाश चल रहा है वह तरंगाग्र के रूप में चल रहा है। किस रूप में चल रहा है? तरंग। क्योंकि हम अगर एक तरंग इधर चल रहा है तो हम जगह जगह पे क्या कर सकते हैं, एक पृष्ठ खींच सकते हैं और उस पृष्ठ के हर एक कण कंपन की समान कला में होंगे। मतलब कि ये छोटे छोटे पतले पतले ये पृष्ठ के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वही आगे बोल रहा है कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। वहां स्थित प्रत्येक कण क्या होता है, एक नया स्रोत बन जाता है जिसमें नई तरंगे सभी दिशाओं से जिससे लिखेंगे, जिससे होगा, यहाँ पे क्या होगा, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आइए दिखाते हैं अगले पॉइंट में यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो, ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। एक क्या है, प्रकाश स्रोत। इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है जी, एक प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश तरंगिकाएं यहां से निकल रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पहला तरंगाग्र है, इसका क्या है, पहला तरंगाग्र। क्या है भाई, पहला तरंगाग्र है। इसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे ना, बहुत सारे। मान लीजिए माध्यम का यहाँ पे कुछ कण मान लेते हैं समझाने के लिए, है तो अनेकों कण, लेकिन समझाने के लिए कुछ कण मान लीजिए। भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 5 कण मान लिए हम, ठीक है। क्या बोल रहा है, सिद्धांत में बोल रहा है कि भाई माध्यम में तरंगाग्र जहां भी जाता है उसको जो कण होते हैं वह खुद एक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब है बल्ब है ना जी, है बल्ब है ना जी, तो इस तरंगाग्र के जितने भी कण है, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, सब कण एक बल्ब की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे प्रकाश निकल रहा है। अपन सिद्धांत कहता है कि भाई अब इससे भी प्रकाश निकल रहा है, समझ रहे ना। इनके सिद्धांत के अनुसार पृष्ठ के जितने भी कण हैं वह खुद एक नए स्रोत की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक नए स्रोत का मतलब कि एक नए बल्ब की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे प्रकाश निकल रहा है। किस रूप में, तरंग के रूप में। किस रूप में, तरंग के रूप में। ये जो तरंग निकल रहा है, इन तरंगों को हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, क्योंकि ये तो प्रथम वाला हो गया ना। इनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं ये किस हिसाब से चलती हैं, तो जिस हिसाब से ये चल रहा है कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए प्रकाश आगे बढ़ता चला जा रहा है। यही रीजन है कि प्रकाश क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि तरंगाग्र के हर एक पृष्ठ पर जितने भी कण हैं, हर एक कण एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। और जो स्रोत की तरह जो व्यवहार करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने खुद से, अपने अंदर से एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकालती हैं, एक तरंग निकालती है जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और उनकी चाल जो है, जो शुरू वाला जो प्रकाश है या तरंग है, उसके चाल के बराबर है। ये सिद्धांत कहता है, देख रहे हैं ना। इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसीलिए कहा गया है, समझ रहे हैं। क्योंकि जो माध्यम के कण हैं वो माध्यम कण एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और उनसे भी तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। बात समझ में आया? अभी चित्र आगे बनाएंगे हम, तो ये समझ में आया द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होता है कि भाई तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर जो कण होते हैं या प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह, सिंपल सी बात है। सिद्धांत में तरंगाग्र के प्रत्येक पृष्ठ पे क्या करते हैं, जो कण है वो एक नए तरंग की स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और अपने से तरंग निकालते हैं। उन तरंगों को जो निकल रही है उनसे, उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया, सिद्धांत यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा और बात है इसमें, देख लीजिए। किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ अर्थात एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की एक नवीन स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब सुनो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो द्वितीयक तरंगिकाओं से जो तरंग निकल रही हैं, अगर किसी समय पे क्या करते हैं, एक हम पृष्ठ खींच देते हैं तो वो पृष्ठ क्या करेगा, अगला तरंगाग्र बन जाएगा। कहने का मतलब आज हम दिखाते हैं, यहीं पे थे, ये ना था, समझो। अभी हम इसको पूरा आगे व्याख्या करेंगे, सही से व्याख्या करेंगे, फिलहाल समझाने के लिए हम बता रहे हैं बस। इससे तरंग निकल रहा है, ठीक है ना, ये तरंग निकल रहा है ना जी, इनको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। निकल रहा है ना, ये द्वितीयक तरंगिका है।
भाई चलो फटाफट, चारों तरफ निकल रही है। अब कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी चरण मान लीजिए एक और हम पृष्ठ खींच दिए, तो ये जो पृष्ठ है ना, ये अगला तरंगाग्र कहलाएगा। अब इस बिंदु पर, इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे ये भी नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, और इनसे भी क्या निकलेगा, इनसे भी प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, तरंग निकलेगा, और इनको भी हम द्वितीयक तरंगिकाएं ही कहेंगे। फिर कोई माध्यम खींचेंगे, कोई पृष्ठ खींचेंगे, उस पर जितना कण होंगे सब क्या करेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, और उनसे तरंगिकाएं निकलेंगी, उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। समझ रहे ना? ये सिद्धांत ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो ये है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसी को द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपका 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखा है। ये सिद्धांत, इसके अलावा और कुछ है नहीं, सिद्धांत खत्म हो गया आपका। देखिए इसके आगे भी खाली पेज ही रखे होंगे, देखिए खाली रखे ना, इसके वजह से ये अगला टॉपिक इसी के आधार पर व्याख्या करना है, परावर्तन का व्याख्या करना और अपवर्तन का व्याख्या करना, 2 टॉपिक इसी पर है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंग के परावर्तन का व्याख्या कीजिए, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के मतलब तरंग के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। एगो परावर्तन की व्याख्या कीजिए, एगो अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये दोनों इसी पे पढ़ना है। समझ में आया? जैसे हम उसमें पढ़ते हैं परावर्तन में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस हमको यहाँ पे सिद्ध कर देना है कि परावर्तन कोण जो है आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना? अगर कर देंगे तो हमें नियम मिल गया। उसी तरह उसमें होता है कि भाई साइन आई बराबर होता है एसनेल का, जो एसनेल नियम जो होता है n21 बराबर साइन आई बटे साइन आर, अगर उतना हमको प्राप्त हो जा रहा है हल करने पर तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, जो 2 नियम होता है इसका भी 2 उसका भी होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बात समझ रहे हो ना? हाइगेंस की सिद्धांत की आई देखो ये तीनों टॉपिक विद्या में दे रखा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दे रखा है, उलट के देख लो, ठीक है ना? बार बार पूछता है, हर साल पढ़ाते हैं, संभावना रहता है आने का, ठीक है। बोलो ये क्लियर हो गया जी? तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक चित्र ये वाला ये हो जाएगा ना, इसके तुरंत बाद ये चित्र बनाना पड़ेगा जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये चित्र ऐसे नहीं बनेगा, हमने रफली बनाया है, यहाँ पे अगर सही बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। मान लो कि एक प्रकाश स्रोत है S, ठीक है ना? पहले गोला बना दो फिर प्रकाश स्रोत बनाओ, उल्टा काम करता है ये, ठीक है। इससे क्या निकलते हैं? प्रकाश। क्या निकलते हैं बाबू? प्रकाश। अच्छा ये प्रकाश स्रोत कैसा है? गोलीय है ना, गोल है, चारों तरफ से प्रकाश निकलेगा। इसका हम आधा भाग का बना रहे हैं, आधा भाग गोल बनेगा ना, हम गोला में नहीं बनाए, हम बस आधा भाग में बना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो है एक तरंगाग्र है, एक तरंगाग्र है A1 B1, क्या है? एक तरंगाग्र है A1 B1, ठीक है ना? A1 B1 है। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होते हैं कि नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 बिंदु मान लिए, पहला कौन दूसरा कैसे मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इनसे क्या निकलेंगे भाई? इनसे निकलेंगी तरंग निकलेंगी ना। क्या निकलेंगी? तरंग निकलेंगी ना, इनसे तरंग निकलेंगी, जिनको क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे ना। किस चाल से निकलेंगी? जिस चाल से प्रकाश निकल रहा है। अगर इसकी चाल भी है तो इसकी भी चाल कितनी होगी? भी होगी ना। अच्छा मान लीजिए t समय बाद यह कितनी दूरी तय कर लेगा, तो मान लीजिए अगर v चाल से चल रहा है तो t समय बाद vt दूरी तय कर लेगा। कितना दूरी तय करेगा? vt। अब vt का देखो भाई, हमें अगला तरंगाग्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नियम याद रखो हमेशा। vt दूरी का हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या मानते हुए, क्या मानते हुए? एक त्रिज्या मानते हुए इस कण के चारों तरफ एक हम वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है ना। किसकी रचना करेंगे? एक वृत्त की रचना करेंगे, क्योंकि किस तरह व्यवहार कर रहा है? एक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। एक वृत्त की रचना कर दी, फिर इसके चारों तरफ भी एक वृत्त की रचना करेंगे। कितने त्रिज्या का होगा? vt त्रिज्या का होगा। कितने त्रिज्या का? vt त्रिज्या का। फिर इसके चारों तरफ भी एक हम vt त्रिज्या का रचना करेंगे, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ vt त्रिज्या का एक गोला रचना करेंगे, फिर इसके चारों तरफ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे करने के बाद अगला जो तरंगाग्र होगा हमारा, अगला तरंगाग्र क्या करेंगे? इस वृत्त को स्पर्श कराते हुए क्या करेंगे? इस वृत्त को स्पर्श कराते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? इस वृत्त को स्पर्श कराते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे। ये पृष्ठ क्या बताएगा? ये अगला तरंगाग्र बताएगा, A2 B2। ये बता रहा है कि अगला तरंगाग्र यहाँ पे होगा,
समझ में आया? इसके पहले भी अगर खींचना हो तो हम इसी से स्पर्श आकर खींच सकते हैं कि भाई इससे पहले कहाँ होगा, तो भाई इसी से स्पर्श करा खींचना है, दूर नहीं खींचना, स्पर्श कराकर ही खींचना। ये चित्र एकदम मायने रखता है, इसको हम A डैश B डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। ये चित्र एकदम मायने रखता, बनाना पड़ेगा आपको, बुक में भी है विद्या में भी है, ठीक है। इसी को हम सीधा भी बना सकते हैं, उसके नीचे बनाइएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका एक पृष्ठ, इसके ऊपर हम कुछ बिंदु मान लेते हैं, मान लिए 5 बिंदु मान लिए। और क्या करेंगे, VT त्रिज्या का क्या करेंगे, इसके चारों तरफ भी VT त्रिज्या का वृत्त का रचना करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम वो आ जा रहा है इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब आप इसके अगला पृष्ठ खींच देंगे। ये पृष्ठ क्या होगा, अगला तरंगाग्र होगा। इसको हम A1 माने हैं, इसको B1 माने हैं, इसको A2 माने हैं, इसको B2 माने हैं। इसके पहले कहाँ होगा, तो इसी से स्पर्श कराते हुए खींचेगा, वहीं पे होगा, दूर नहीं होगा इससे। A डैश B डैश। ये कब होगा, जब प्रकाश सीधा जाएगा तब, ठीक है ना। ये कब होगा, जब वृत्तकार होगा तब। ये गोला में बनेगा, हम बस आधा पार्ट बनाए उसका, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है ना। तो ये चित्र आपको एकदम बनाना है, ठीक है ना, बुक में भी है विद्या में भी है, ठीक है ना, ये आपको बना लेना है। तो देखो भाई इतना तैयार करके आओ, इसके आगे ये वाला कल पढ़ाएंगे तब अगले दिन।